जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑप्टिक्स चैप्टर में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसी चैप्टर में अगला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, वो इस प्रकार से है कि आयताकार कांच के समांतर पट्टी से आयताकार कांच के समांतर पट्टी से होने वाले प्रकाश किरण के पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होती है? और इसके लिए कहता है कि सूत्र निकाल दीजिए पार्श्विक विस्थापन के लिए। तो है क्या दरअसल ये पार्श्विक विस्थापन? आइए देखते हैं। तो एक आयताकार कांच का ये सिल्ली है, बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि आयताकार कांच की ये पट्टी है, इसकी मोटाई को मान लेते हैं टी। कितना मोटा है बच्चों? ये टी मोटाई का है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो कांच है इसका अपवर्तनांक तो कुछ होगा ही होगा, इसके अपवर्तनांक को म्यू मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, एक प्रकाश की किरण, ये देखिए, ये प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश कर रही है। कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो हवा से। ये माध्यम हवा हो गया, ठीक है। यदि कांच का यहाँ सिल्ली, ये कांच वाली सिल्ली नहीं होती तो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ पर कांच की सिल्ली होने के कारण जो है ये आगे यही नहीं जा पाएगी, और यहाँ से क्या होगा, इसका प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा बच्चों। तो इसको डॉटेड लाइन बना दिया है हमने। अब देखिए, यहाँ पर एक अभिलंब डाल दीजिए, ये अभिलंब डाल दिया, ठीक। ये आपतन बिंदु हो गया। तो ये आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब का कुछ नाम दे देते हैं, एम दे दिया, इसको एन दे दिया, ठीक है। इस किरण का नाम दे दिया ए, और ये आपतन बिंदु हो गया बी। अब क्या होगा बच्चों कि विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या होती है? ये मुड़ जाएगी, ठीक ना। ये किरण जो है इस प्रकार से ये मुड़ गई, ये किरण, ये देखिए, ये किरण मुड़ गई है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है ये आपतन कोण हो गया आई, ठीक है। और ये अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बन रहा है, कोण बना रहा है, वो अपवर्तन कोण आर हो गया। तो ये वाला जो पथ है बच्चों, ये वाला, इस पथ से तो प्रकाश की किरण जो है विचलित हो गई है। तो ये वाला जो पहले वाला पथ है, इस पथ को क्या कहेंगे? मूल पथ। ये कौन सा पथ है? मूल पथ, माने प्रारंभिक पथ है। अब प्रारंभिक पथ से विचलित होकर ये दूसरे पथ को धारण कर लिया है। तो कितना कोण से ये विचलन हुआ है? ये वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला देखिए, देखिए ये पूरा आई है, तो ये पूरा कोण भी आई ही होगा, यहाँ से यहाँ तक सम्मुख कोण होने के नाते। लेकिन आई में से आर को घटा लीजिए, तो ये जो बचा हुआ कोण है बच्चों, ये कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। ये कोण हो जाएगा आई माइनस आर, ठीक ना। परिभाषा आपको बताएंगे थोड़ा देर में। फिर यहाँ से किरण जो है फिर हवा में निकलेगी, इधर का माध्यम फिर से हवा है, तो फिर से यहाँ पर एक अभिलंब डाल लीजिए, ठीक ना। और उसके बाद ये जो प्रारंभिक मूल पथ है बच्चों, ये वाले प्रकाश किरण की,
इसी के समांतर रूप से ये क्या होगा, ये निर्गत हो जाएगी। ये किरण जो है समांतर जाएगी ये किरण। तो देखिए पहले वाले पथ से जो निर्गत किरण है, इस किरण का नाम क्या देंगे बच्चों, निर्गत किरण। निर्गत किरण है ना, ये वाला किरण जो है ये निर्गत किरण हो गया। इधर का माध्यम हवा हो गया, ठीक है, ये निर्गत किरण है। तो निर्गत होने वाली किरण अर्थात कांच से बाहर वाले होने वाली किरण अपने मूल पथ से लांबिक रूप से, अर्थात यहाँ पर अब लंब भी डाल सकते हैं, लांबिक रूप से जितने दूरी से विस्थापित हो गई है इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो आपने देखा कि किसी आयताकार कांच के सिल्ली से जब प्रकाश की किरण जो है गुजरती है तो इसके दोनों समांतर फलकों से 2 बार अपवर्तित होती है। एक पहला सतह से हुआ, ये इस ओर देखिए, और फिर दूसरा सतह से हुआ। तो दोनों सतहों से अपवर्तित होने के बाद अपने मूल पथ से लांबिक रूप से ये क्या होता है, विस्थापित हो जाती है बच्चों। और यही वाला विस्थापन, मान लीजिए कि विस्थापन d है, इसी विस्थापन को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला दूरी जो है ये पार्श्विक विस्थापन हो गया। कुछ नाम दे देते हैं बच्चों, ए बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम कुछ ई दे देते हैं, एफ दे देते हैं, ठीक ना। तो ये सी डी दूरी से जो विस्थापित हुआ है प्रकाश की किरण, और विस्थापित होने के बाद समांतर रूप से ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसी सी डी दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इसका मूल पथ से क्या हो गया है, विस्थापित हो गया है, ठीक ना। तो इसी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। और इसी के लिए सूत्र निकालना है, इसी के लिए सूत्र निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा देंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर, ये कांच की सिल्ली की मोटाई t है, तो निश्चित तौर पर ये बी एन भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी t ही हो जाएगा ना, ये वाला, क्या है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर बराबर है, ठीक है। तो आइए पहले परिभाषा लिखते हैं। पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि समांतर कांच की पट्टी या सिल्ली, पट्टी से प्रकाश किरण जब गुजरती है तो कांच के पट्टी से बाहर निकलते समय वह अपने मूल पथ से लांबिक रूप से विस्थापित हो जाती है। है ना, ये लांबिक रूप से क्या हो गया, विस्थापित हो जाता है। तो जो लांबिक दूरी है, अतः दोनों किरणों के बीच की जो लांबिक दूरी है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन हो जाती है। लिखेंगे
निर्गत किरण, निर्गत किरण मतलब बाहर निकलने वाली किरण का मूल पथ से होने वाले लांबिक विस्थापन को ही प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो यही हो गया परिभाषा बच्चों किसका, पार्श्विक विस्थापन का। फिर से पढ़िए इसको, क्या लिखा हमने, समांतर कांच की पट्टी से प्रकाश किरण जब गुजरती है तो कांच के पट्टी से बाहर निकलते समय वह अपने मूल पथ से लांबिक रूप से विस्थापित हो जाती है। निर्गत किरण का मूल पथ से होने वाले लांबिक विस्थापन को ही प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो शायद परिभाषा आपने समझ लिया होगा, ठीक ना। मूल पथ जो यही है प्रकाश की किरण का, और लांबिक रूप से विस्थापित होकर देखिए समांतर हो गया निर्गत किरण, तो जितना दूरी से इसका विस्थापन हुआ है d दूरी दिख रहा है चित्र में, इसी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। अब इसी के लिए कहता है कि सूत्र निकालिए। तो आइए देखते हैं बच्चों सूत्र कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं कि चित्र में माना कांच के पट्टी की मोटाई दिख रहा है, मोटाई बच्चों ये वाला मोटाई bn भी दिख सकता है यहाँ पर, bn बराबर क्या है, t है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण कितना हो गया बच्चों, आई शॉर्ट में लिखते हैं, अब उतना एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण क्या है, आर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला अपवर्तन कोण है आर, है ना, ठीक है। तो ई वाला जो कोण है यहाँ पर देखिए ये आई माइनस आर हो गया है, क्योंकि ये किरण विचलित हो गई है, कितना कोण से विचलित हुआ है, आई माइनस आर कोण से। तो चित्र में कोण का नाम हम लोग लिख दें तो अच्छा रहेगा। इस कोण का नाम क्या हो सकता है, तो DBC ऐसा नाम दे देते हैं, DBC बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस आर, ये कोण हो गया है बच्चों, ठीक ना। अब देखिए हवा से अर्थात विरल से जा रहा है ना इस सघन में, ये किरण B बिंदु पर कहाँ से जा रहा है, विरल से सघन में। तो विरल से सघन में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः स्नेल के नियम से ठीक ना, स्नेल के नियम से जो कांच का अपवर्तनांक होगा म्यू बराबर क्या लिख पाएंगे, साइन आई बाय साइन आर, ऐसा लिखेंगे बच्चों। यहाँ से यदि हम लोग साइन आर निकालना चाहें तो साइन आर बराबर हो जाएगा साइन आई बटे क्या हो जाएगा म्यू
इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब थोड़ा ज्यामिति समझाते हैं आपको कि कैसे निकालेंगे। कौन सा दूरी निकालना है, तो ये CD दूरी, ये D दूरी। तो बताइए, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए लंब डाला है ना, ये 90 डिग्री कोण है। ठीक, ये कोण क्या है, I माइनस आर। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और इधर छोटी वाली जो भुजा BD है वो आधार हो गया, और BC कर्ण है ना, BC कर्ण। तब बच्चों इस दूरी को निकालने के लिए कोण और एक भुजा तो चाहिए ही, तो ये भुजा BC जो है इसका मान निकालना होगा। अभी तो इसका मान पता नहीं है, तो ये वाली जो समकोण त्रिभुज है इसी से निकालेंगे हम लोग ये BC भुजा का ये लंबाई। देखिए इसमें एक भुजा T मालूम है ना ये, और दूसरा कोण भी मालूम है, तो ये वाला भुजा पता हो जाएगा। तो ये कर्ण हुआ, और कोण के सामने भुजा ये लंब है, ये आधार है। तो आधार मालूम है, कर्ण निकालना है। आधार मालूम है, कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण में संबंध तो cos थीटा देता है ना, तो cos r लेंगे इस त्रिभुज में। तो आइए लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम लेते हैं BNC। BNC में यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों cos r। ठीक, cos r लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा T, और कर्ण हो जाएगा BC। तो आइए इसको लिखते हैं BN बटे BC। BN का मतलब T और BC का मतलब BC है ना। तो यहाँ से बच्चों BC हम लोग यदि निकालें तो BC बराबर क्या हो जाएगा, T बटे हो जाएगा cos r। T बटे क्या हो गया cos r, BC का मान। ठीक है, तो ये वाली BC तो निकाल लिया हम लोगों ने, इस समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। और जो BC भुजा की लंबाई हम लोगों ने निकाला है इस समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस्तेमाल करते हैं। अब समकोण त्रिभुज ये वाली BDC में, ठीक ना, दिखाई दे रहा है BDC में। अब देखिए कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये वाली भुजा मालूम हो गई है कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन देगा, तो साइन देगा। तो इसमें साइन, अब कोण देखिए क्या है, तो I माइनस क्या है R है। तो इस प्रकार साइन थीटा वाला सूत्र लगाएंगे। लंब, लंब माने क्या हो गया CD, अब बटे कर्ण मतलब हो गया BC। तो CD को D लिख दें, अच्छा रहेगा। और BC देखिए यहाँ पर अभी तुरंत निकाला था ना, T बटे cos r, तो इसको लिख देते हैं T बटे क्या हो गया cos r। ये cos r ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो या D को निकाल लेते हैं, इसलिए पार्श्विक विस्थापन D बराबर, देखिए ये वाले इससे गुना हो जाएगी, तो T बटे क्या हो गया cos r, गुना हो गया साइन I माइनस R, ठीक ना। तो ऐसा हो गया है बच्चों। इसको समीकरण नंबर कुछ मान लेते हैं, 3 मान लिया। यहाँ तक तो शायद आ गई होगी समझ में, ठीक ना। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए कांच की सिल्ली तो काफ़ी मोटी नहीं होगी, काफ़ी पतला ही होगा, ज़्यादा मोटा तो होगा नहीं। और ऐसे स्थिति में ये जो I और R कोण यदि छोटा हो बच्चों, I और R कोण क्या हो, छोटा हो। ऐसे तो सूत्र हो चुका है, लेकिन इस सूत्र को और मिनिमाइज करके भी दिखा सकते हैं, छोटा करके।
तो यदि आई आर कोण छोटा हो तो देखिए साइन का सूत्र होता है कि यदि साइन थीटा में थीटा कोण छोटा हो तो इसको केवल थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी प्रकार कॉस थीटा काफ़ी छोटा हो तो 1 लिख सकते हैं, इसको 1 का है, काफ़ी छोटा होगा कॉस थीटा में तो कॉस 0 के करीब हो जाएगा। अब कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसी का इस्तेमाल यहाँ करते हैं कि यदि कोण आई तथा आर काफ़ी छोटे हों तो यदि कोण आई और आर छोटे ना हो तो सूत्र तो हो ही गया है ना, आई आर छोटे ना हो तो यह सूत्र हो ही गया है। लेकिन और इसको छोटा करना है, मिनिमाइज करना है, कांच की पट्टी ज़्यादा मोटा ना हो तो वैसी दशा में क्या होगा वो बतला रहे हैं। यदि कोण आई और आर छोटे हों तो हम लोग देखिए ये जो साइन आई माइनस आर है बच्चों, इसको हम लोग आई माइनस आर लिख सकते हैं। और जो कॉस आर है इसको 1 लिख सकते हैं। क्यों? तो अभी बताया ना कि साइन थीटा में थीटा कोण छोटे हों। आप लोग मैथ के विद्वान आदमी हैं, है ना। सबसे भारी तो फिजिक्स से लगता है, लेकिन मैथ तो काफ़ी आसान ही बुझाता होगा आपको, तो मैथ तो आता ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से साइन थीटा में यदि थीटा कोण काफ़ी छोटा हो तो उसको केवल थीटा लिख सकते हैं। और ये भी नहीं आता हुआ तो मैथ वाले से पूछ लीजिएगा अपना, या फिर ऑफलाइन में आप आइएगा तब बता देंगे कैसे होता है। तो साइन आई माइनस आर में ये कोण छोटा है ना, छोटा, तो इसको खाली आई माइनस आर लिखेंगे। और आर कोण छोटा हो तो छोटा क्या है, 0 के करीब करीब होगा। ऐसे दशा में cos 0 1 हो जाती है तो 1 मान लेते हैं और इसी मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। इसलिए समीकरण नंबर 3 से तो बताइए d बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में तो t देंगे ही देंगे और गुना ये देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, i माइनस आर लिखेंगे और नीचे में 1 लिखेंगे। तो 1 लिख के करिएगा क्या, 1 का तो कोई काम नहीं है, ठीक ना। तो यही हो गया सूत्र। अब इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। सूत्र तो है बच्चों, लेकिन इसमें अपवर्तनांक का सूत्र नहीं आया है, मतलब म्यू भी शामिल हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सूत्र है। ये वाला देखिए, समीकरण 1, आई तथा आर कोण छोटा हो तो समीकरण नंबर 1 से क्या कर सकते हैं, देखिए तो खाली इसको क्या लिखेंगे, साइन आर को आर लिखेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे म्यू, आई बाय क्या लिखेंगे, म्यू, है ना। इसी आर के मान को क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं। इसलिए समीकरण नंबर 4 से तो आइए लिखते हैं कि d बराबर t, 1 नहीं लिखेंगे, और यहाँ हो गया i माइनस आर। तो आर का मान क्या है, i बटे म्यू, है ना। और इसमें i को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो t इंटू आई और 1 माइनस 1 बाय क्या हो गया, म्यू। तो देखिए बच्चों ये सूत्र निकल के आ गया है, ये सूत्र हो गया है, इसको कोई समीकरण मान लीजिए। तो पार्श्विक विस्थापन के लिए अभिष्ट सूत्र आ गया है बच्चों। यदि इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि देखिए पार्श्विक विस्थापन ये d जो है ये देखिए t के समानुपाती है। t मतलब कि कांच के मोटाई के समानुपाती है।
कांच की मोटाई यदि ज़्यादा होगी तो विस्थापन भी ज़्यादा होगा। दूसरे चीज़ है बच्चों कि ये देखिए आई के भी समानुपाती होगा। यदि ज़्यादा कोण से आपतित कराइएगा तब विस्थापन ज़्यादा होगा, कम कोण से विस्थापित कराइएगा तो विस्थापन क्या होगा, चलिए विस्थापन भी लिख देते हैं, विस्थापन क्या होगा, कम ही होगी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए म्यू नीचे है, अपवर्तनांक नीचे है और विस्थापन ऊपर है, तो ये पार्श्विक विस्थापन जो है ये कांच के अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि ज़्यादा अपवर्तनांक होगा बच्चों तो ज़्यादा ये विचलन होगा, अर्थात ज़्यादा पार्श्विक विस्थापन होगा, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव यही निकला है, आप देख सकते हैं। पार्श्विक विस्थापन किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी, कांच की मोटाई पर और कांच पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण के आपतन कोण पर डिपेंड करेगा, और म्यू अर्थात कांच का जो अपवर्तनांक है उस पर डिपेंड करेगा। कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो विस्थापन जो है ये देख रहे हैं कि म्यू कम हो जा रहा है बच्चों, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर ये लिख सकते हैं, पार्श्विक विस्थापन के लिए अभी सूत्र आ गया है। तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, दो ही को लिखिए, ठीक। दो चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके किताब में है इसलिए हमने बता दिया, आपके सिलेबस में ही है ना, तो इसको बता दिया। तो बच्चों जब आप ध्यान से पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, तभी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आएगी, है ना। और पढ़ना ही नहीं चाहिएगा, केवल बहाना कीजिएगा हमको सीधे समझ में नहीं आती है, सीधे बोल देते हैं। कितना आसान होता है बोलना कि हमको समझ में नहीं आती है, तो समझना ही नहीं चाहते हैं तो समझ में आएगी कैसे। तो उसको बार बार आप जो है इस क्वेश्चन को देखिएगा तब ना समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप इस क्वेश्चन के ऊपर समय ही नहीं देना चाहते हैं तो कैसे होगा। अब समझ में नहीं आवे तो उसको जमा करके रखिए, ऑफलाइन जब क्लास खुलेगी तब समझ में आने लगेगा आपको। जितना से ज़्यादा समझ में आ रहा है उतना आप समय दीजिए और उसको उस क्वेश्चनों को पढ़िए। अभी तक तो जितना भी क्वेश्चन आपको बताया है वो सब 10वीं क्लास का ही लगभग है, उसी का थोड़ा विस्तारित रूप है। जब 12वीं का क्वेश्चन आएगा तब कैसे समझिएगा। ये सारा जो बता रहे हैं वो 12वीं का बेसिक चीज़ है। जब ये सब समझ में आ जाएगी तभी तो 12वीं का असली चीज़ समझ में आएगा। ऐसे सिलेबस में 12वीं के सिलेबस में भी दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन वो तो अलग ही आता है ना। और कंपटीशनों में तो सब कुछ पूछता है, सारे चीज़ को पूछता है। न्यूमेरिकल आपको बनाते हैं तो न्यूमेरिकल जो है आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, न्यूमेरिकल जहर के समान आपको लगता है। तो नौकरी तो न्यूमेरिकल से ही आती है ना, वो सीधे थोड़े जो है पूछ देगा साधारण सा क्वेश्चन ABCD चुन लीजिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इतना आसान होता तो सबों को नौकरी हो जाती। इसलिए सारे चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और वास्तविकता समझने का कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।